अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, हम लोग 20 साल पढ़ रहे थे डिटेल में, यानी हम लोग अडॉप्टिव इम्यूनिटी पढ़ रहे थे। जो उसमें मुश्किल टॉपिक था ना 20 साल से रिलेटेड, वो था बी सेल की एक्टिवेशन का। और वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया कि टी सेल डिपेंडेंट, टी सेल इंडिपेंडेंट, या जो भी सारा सिलसिला था। अब हमारे पास आगे बहुत आसान टॉपिक है। एक तो हमने आगे प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स पढ़ना है, दूसरा हमने आगे डिफरेंट एंटीबॉडीज पढ़नी है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम एंटीजन के साथ, किसी भी एंटीजन के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है ना, तो तब जब बी सेल एक्टिवेट होते हैं और वो बनाते हैं एंटीबॉडीज़, तो उसको कहते हैं जी प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, पॉइंट्स की फॉर्म में बताऊंगी, आपको इजीली याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो डेफिनेशन होगी ना कि फर्स्ट टाइम जब एंटीजन का एक्सपोजर होता है, तो तब जो हमारे पास बी सेल एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। फर्स्ट पॉइंट इसका आपने याद रखना है कि यूजली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो बी सेल की एक्टिवेशन होती है ना प्राइमरी रिस्पॉन्स में, ये टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन होती है। ठीक है, ये टी सेल, क्योंकि हमें देखा था कि टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन से ज़्यादा अच्छी एंटीबॉडीज बन रही थी, ज़्यादा स्पेसिफिक, तो ये टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन होती है। सेकंड चीज़, जो सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है, वो याद रखना है कि जब बी सेल एक्टिवेट होते हैं, ये तो वैसे दोनों रिस्पॉन्स में होगा, लेकिन ये प्राइमरी में मेनली होता है कि बी सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो प्लाज्मा सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स बना के वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। सही होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ आपने, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज बनती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज लगते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स आने में, यानी 7 to 10 डेज लगते हैं कि एंटीजन बॉडी में आया तो बी सेल एक्टिवेट हुई, टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन हुई, फिर उन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू की, तो सारे प्रोसेस में 7 to 10 डेज लगते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जो फर्स्ट यानी रिस्पॉन्स में या प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो मेनली एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना, वो हमारे पास होती हैं IgM। सही हो गया, IgM प्राइमरी, एम आ रहा है ना अंदर, तो कुछ हिस्सा से याद कर लो। IgM वो मेन एंटीबॉडीज होती हैं जो बी सेल बनाती है। इसके अलावा IgE IgG भी बना रहे होते हैं, लेकिन मेनली यही वो एंटीबॉडीज हैं जो बन रही होती हैं। बस इतने 3 से 4 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने, आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स कवर है। अब देखते हैं जी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब आता है कि जब अगेन एक्सपोजर हो सेम पैथोजिन के साथ, अगेन सेम पैथोजिन के साथ एक्सपोजर हो, तो तब जो रिस्पॉन्स आता है उसको कहते हैं जी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अच्छा, इसमें भी कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में मैं चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो हमने देखा था प्राइमरी रिस्पॉन्स में कि बी सेल एक्टिवेट होकर उन्होंने प्लाज्मा सेल्स बनाए, लेकिन वहाँ पर कुछ मेमोरी बी सेल्स भी बनते हैं। वो मेमोरी बी सेल्स क्या करते हैं, वो फॉलिकल्स में ही पड़े रहते हैं, और वो तब तक फॉलिकल्स में रहते हैं जब तक दोबारा से वो एंटीजन आ जाए। फिर दोबारा से वो एंटीजन आता है तो बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, ये बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट चीज़ वो ये कि ये जो बी सेल्स होते हैं ना, ये जो रिस्पॉन्स शो करते हैं बड़ा रैपिड शो कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये रैपिड आते हैं, मतलब प्राइमरी में हमने क्या देखा था, 7 to 10 डेज लग रहे थे ना रिस्पॉन्स आने में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 3 to 5 डेज लगते हैं। ठीक है, उसके निस्बत जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, इसमें ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं, हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। MCQ आ सकते हैं ना कि किस रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनती हैं, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ एक तो जल्दी बनना शुरू हो जाती हैं, दूसरा बनती भी ज़्यादा है। और एक और पॉइंट वो ये कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ मेनली बनती हैं वो IgG होती है। नो डाउट IgM भी बन रही होती है, लेकिन IgG मेन होती हैं। बस ये आपको प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। अब जो चीज़ हम पढ़ने लगे हैं वो हम मेनली एंटीबॉडीज़ को स्टडी करने लगे हैं। एंटीबॉडीज़ को डिटेल में हम लोग देखेंगे, और मैं आप लोगों को सही बताऊँ, इसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं जो एंटीबॉडीज़ के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिए हैं। ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडीज़ को देखने से पहले, मतलब 1 by 1 उनको स्टडी करने से पहले, एक चीज़ है यहाँ पर मेंशन कि आइसोटाइप्स और एलोटाइप्स, ये पूछा जा सकता है। तो आइसोटाइप्स क्या होते हैं और एलोटाइप्स क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं पहले। ठीक है। अच्छा, आइसोटाइप्स, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आई नो इम्यूनो का सिलेबस कुछ ज़्यादा है, लेकिन बहुत आसान है अगर आप लोग वीडियोस को देखो अच्छे से, और 1 से 2 दफ़ा देखो, इनको अच्छे से सुनो, तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से सारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। आइसोटाइप्स क्या होती हैं जी, वो वाली एंटीबॉडीज़ जिनके FC जो रीजन्स होते हैं। अब FC रीजन क्या है, ये मैंने एक वीडियो में सारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिटेल में बताया है। उनके FC रीजन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है ना, वो डिफरेंट होता है, तो उन एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं कि ये टाइप्स। FC रीजन्स में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आइसोटाइप्स की एग्जांपल क्या है, जैसे IgM जो एंटीबॉडी है वो IgE के लिए आइसोटाइप है। ये दोनों एक दूसरे की आइसोटाइप्स हैं क्योंकि इनके FC रीजन डिफरेंट है। इसमें जो है वो माइक्रो चेन है और इसमें एप्सिलॉन की चेन है। ठीक है। अच्छा, अब साथ ही हम लोग एलोटाइप्स भी देख लेते हैं। एलोटाइप्स क्या होते हैं, एलोटाइप्स ये होते हैं कि एक ही आइसोटाइप में, मतलब IgM की आइसोटाइप में ही जो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होंगी, उनका आइसोटाइप तो सेम है, लेकिन उनमें एडिशनल फीचर्स हैं जो इंडिविजुअल एंटीबॉडीज़ के दरमियान डिफरेंट हैं। तो कुछ एंटीबॉडीज़ के पास क्या आ जाते हैं, एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअली उसी के पास होते हैं और वो सेम आइसोटाइप की
एंटीबॉडीज़ में। तो उन इंडिविजुअल फीचर्स की वजह से क्या करते हैं कि हम उनको फिर एलोटाइप्स कहते हैं। सही हो गया, बस इतना सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको हर एंटीबॉडी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताती जाऊंगी, वो आप लोगों ने याद रखने और वो ही पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले आईजीजी एंटीबॉडी, तो इसका मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेन एंटीबॉडी बनती है वो आईजीजी एंटीबॉडी होती है। तो मेन एंटीबॉडी इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स वो कौन सी होती है जी? आईजीजी एंटीबॉडी होती है। एक तो ये पॉइंट इसका याद रखना है। उसके बाद ये चीज़ कि ये ऑप्सोनाइजेशन कराती है। अब ऑप्सोनाइजेशन क्या है? ऑप्सोनाइजेशन होता है कि जब कोई एंटीजन आया, लेट्स सपोज बैक्टीरिया आया, तो उस बैक्टीरिया के साथ आईजीजी हो गई अटैच। अब जब जो फैगोसाइट्स हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं, उनके पास ना रिसेप्टर्स होते हैं आईजीजी के लिए। वो जब आईजीजी को देखेंगे ना कि अच्छा ये बैक्टीरिया के साथ अटैच है, तो इस बैक्टीरिया को बड़ी जल्दी फैगोसाइटाइज कर लेंगे, यानी बड़ी तेज़ी से फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है अगर साथ आईजीजी अटैच हो। तो इस प्रोसेस कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो ये वैसे पहले हमने पढ़ा हुआ है, तो ये ऑप्सोनाइज भी करती है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की फिक्सेशन भी कराती है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की फिक्सेशन क्या है? आप लोगों को जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ाया था, आई नो ये चीज़ें सारी पहले करवाई हैं, लेकिन मैं रिपीट इसलिए करा रही हूँ कि जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर उसके अब क्लियर हो जाए। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कराया था उसके एक्टिवेशन में एक चीज़ मैंने बताई थी, क्लासिकल पाथवे था एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन का, क्लासिकल पाथवे। उसमें क्या देखा था? उसमें देखा था कि जब कोई पैथोजन आता है ना, लेट्स सपोज की बैक्टीरिया है, उसके साथ एंटीबॉडी हो जाती है अटैच। जब उसके साथ एंटीबॉडी अटैच हो जाती है ना, तो ये एंटीबॉडी जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक प्रोटीन होती है C1, उसको फिक्स कर सकती है, उसको अपने साथ बाइंड कर सकती है और उसको अपने साथ बाइंड करके एक्टिवेट कर देती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ये सारी एंटीबॉडीज नहीं कर सकती, सिर्फ आईजीजी एंटीबॉडी और आईजीएम एंटीबॉडी, इन दोनों में ये होता है एबिलिटी कि ये जब किसी पैथोजन को देखें तो ये इस जो C1 प्रोटीन है इसको कर दें एक्टिवेट। जब C1 एक्टिवेट हो जाती है फिर वो आगे जाके C4 को, C2 को, C3 सबको एक्टिवेशन शुरू कर देती है, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, और ये आईजीजी और आईजीएम दोनों कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। आईजीजी वो वाहिद एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। अब जब बच्चा पैदा होता है, न्यूनेट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? आईजीजी होंगी, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। बस इतने पॉइंट्स हैं इसके बारे में। अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि आईजीजी की हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो आप इजीली बता सकते हो। आईजीए की बात करें तो आईजीए जो है ना वो सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती हैं, जो बॉडी की सिक्रीशंस होती हैं ना। अब कौन सी सिक्रीशंस होती हैं? जैसे टीयर्स होते हैं, ठीक है, और स्लाइवा होता है, ठीक है, इस तरह की जो सिक्रीशंस होती है ना उनमें आईजीए प्रेजेंट होती है। अब आईजीए का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये वायरसेस को ना या बैक्टीरिया को म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होने देती हैं, प्रिवेंट करती हैं अटैचमेंट को, प्रिवेंट करती है अटैचमेंट को। किसकी अटैचमेंट को? बैक्टीरिया की, सही है, बैक्टीरिया की, और वायरसेस की अटैचमेंट को प्रिवेंट करती है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ उनकी अटैचमेंट हो। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने माइक्रो में बैक्टीरियो पढ़ी होगी। बैक्टीरियो में जब हम डिफरेंट पढ़े होते हैं बैक्टीरिया, उनके हम लोग विरुलेंस फैक्टर्स पढ़े होते हैं। तो जैसा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगी, तो उसके पास होती है आईजीए प्रोटीएज। वो उसके पास क्यों होता है? वो उसके पास इसलिए होता है ताकि वो आईजी को क्लीव करे। आईजीए क्लीव करेगा तो आसानी से म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसीलिए होता है क्योंकि आईजीए का काम यही होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होने देती, ठीक है। उसके अलावा इसकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बस यही एक मेन चीज़ है। उसके बाद आईजीएम की बात करें तो आईजीएम का तो हमें पता ही है कि ये वो मेन एंटीबॉडी है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में बनती है, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स की मेन एंटीबॉडी कौन सी है? आपके पास आईजीएम। उसके बाद ये मैंने पहले बताया कि ये भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स कर देती है। अब ये क्या होता है फिक्सेशन, ये मैं दोबारा रिवाइज नहीं कराऊंगी। अच्छा, उसके बाद ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि जो बी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ना, मैंने कहा था कि बी सेल के रिसेप्टर क्या होते हैं? असल में एंटीबॉडीज ही तो होती हैं, तो वो आईजीएम एंटीबॉडी होती है ज़्यादातर, ठीक है। मेनली बी सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आईजीएम एंटीबॉडीज ही होते हैं। उसके बाद आ जाओ जी आईजीडी पर। आईजीडी बेचारी के पास कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, कोई एक ही पॉइंट है क्योंकि उसको हमने ज़्यादा भी जानते नहीं है इसके बारे में। वो ये है कि ये बी सेल के ऊपर एज अ रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकती है। तो बी सेल के ऊपर आईजीएम है और आईजीडी भी होती है। अब आ जाओ जी हमारे पास आईजीई। आईजीई को तो हम बड़ा अच्छे से जानते हैं ना, हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर में हमने इसको देखा हुआ है। आईजीई क्या करती है? एक तो ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं ना, उनमें मेन किसका रोल होता है? आईजीई का। हमने देखा था ना, ये मैस्ट सेल के साथ अटैच हो जाती है और फिर जब एंटीजन आता है तो ये क्या करती है? मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन करा देती है। उसके अलावा आईजीई एक और काम, एक तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी हो गया ना, दूसरा इसका काम होता है कि जो वर्म इन्फेक्शंस होते हैं, यानी जो पैरासाइट के इन्फेक्शंस होते हैं, उनके अगेंस्ट भी आईजीई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ये इओसिनोफिल को बुला लेती है, तो फिर क्या करते हैं, वहाँ पर आकर अपनी मेजर बेसिक प्रोटीन जो है वो रिलीज़ करते हैं और फिर डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, और एंजाइम्स की वजह से फिर क्या होता है कि उस वर्म को किल किया जाता है। तो आईजीई का एक तो वर्म इन्फेक्शन में, ठीक है, पैरासाइट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दूसरा इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा जी, अगर बुक से देखें तो हमने यहाँ तक जो है वो चैप्टर सारा
स्टडी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दी हैं चैप्टर 61 तक। 62 में अब हम लोग नेक्स्ट जो हमने एमएचसी प्रोटीन मेनली देखनी है इसमें, ठीक है। एमएचसी प्रोटीन की नेक्स्ट वीडियो आएगी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला चैप्टर हम लोगों ने पहले से ही कर लिया है। उसके बाद एक 64 चैप्टर है, इसमें भी सिर्फ 1 से 2 टॉपिक करने हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें 62 और 64 दोनों के जो टॉपिक्स हैं ना वो एक ही वीडियो में मैं करवा दूँ, ठीक है। उसके बाद 65 जो हाइपर सेंसिटिविटी वाला है ये भी हम लोग कर चुके हैं। फिर हमारे पास आता है 66, इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो एक वीडियो हमें इसकी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 वीडियोस हो गई ऑटो इम्यून डिजीज़ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है जो ट्यूमर इम्यूनिटी और इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये चैप्टर्स हम लोगों ने नहीं करने, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारा इम्यूनो का काम सिर्फ 2 वीडियोज़ का रह गया है। उसके बाद हमारी जो इम्यूनो है वो लेवेंजन से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी।